एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश कोना में। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल? ऑल इज वेल ही होना चाहिए। और जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, वो टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, एग्रीमेंट मीन्स समझौता। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या एग्रीमेंट है, क्या समझौता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल्स पढ़ रहे हैं। 18 को कंप्लीट कर चुके हैं। 18 नियम हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। उससे आगे के रूल्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। उसके साथ साथ एक स्पेशल और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कह लीजिए आप उसको, या फिर प्लेस कह लीजिए, उसके बारे में भी नॉलेज गेन करने वाले हैं। और आज जो हमारा वो प्लेस होगा, हिस्टोरिकल प्लेस होगा, वो होगा रामनिवास बाग, जयपुर, जो कि राजधानी की राजस्थान की जो कैपिटल है, राजधानी है जयपुर, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे आज के वीडियो से। आपके साथ साथ मैं भी लूँगा। हालांकि मैं बहुत बार घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ साथ एक बार फिर से घूम लूँगा। लेकिन घूमेंगे सिर्फ वीडियो में और केवल ब्लैक बोर्ड पे, बाकी वहाँ रियल में जाएंगे नहीं। तो पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद में चलते हैं रामनिवास गार्डन, जयपुर। तो हमारा रूल नंबर 19 जो है वो ये कह रहा है कि यदि कोई वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं, जिस वर्ब को हम यूज कर रहे हैं, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, वो हमेशा किसके किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? वो यूज होती है उसकी पूर्ववर्ती संज्ञा की अनुसार। संज्ञा या सर्वनाम जो भी उसके पहले है, एंटेक्डेंट कहते हैं उसको, पूर्ववर्ती संज्ञा। और उस पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आई हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन पहले हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा ही वर्ब का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखेंगे तो आप ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। इट इज यू, इट इज यू, इस पे फोकस रखना। हु, ब्लैंक स्पेस टू ब्लेम, जिसको दोष दिया जा रहा है। तो यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में जो वर्ब आएगी ना, वो किसके अनुसार आएगी? यू के अनुसार, क्योंकि इस रिलेटिव जो फ्रेज है उसके पहले क्या आया है? ये रिलेटिव क्लॉज जो है इससे पहले क्या आया है? यू। और यू जो है वो एंटेक्डेंट है, और इसके अनुसार ही यहाँ पे जो वर्ब आनी है इन तीनों में से वो कौन सी होगी? आर। सो आर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। दिस सॉरी, इट इज यू हु आर टू ब्लेम। यदि यहाँ पे आई होता तो फिर यहाँ पे एम हो जाता। यदि इट इज हिम या इट इज ही, तो यहाँ पे इज हो जाता। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 20। कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं, वाक्यांश, जिनमें एंड होता है। कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं और वो फ्रेज सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे होते हैं उस सेंटेंस में, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब यूज करनी है। तो वो फ्रेज ऐसा होता है कि उसके अंदर एंड होता है। और आपको याद होगा कि जो स्टार्टिंग रूल्स थे उसके अंदर हमने देखा कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड होते हैं तो फिर अपन प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन इन फ्रेजेज के अंदर एंड का यूज होते हुए भी वर्ब कैसी आएगी? वर्ब होगी सिंगुलर। कैसी होगी? सिंगुलर। बात को ध्यान रखिएगा और उन फ्रेजेज पर फोकस रखिएगा जिनमें एंड होने के बावजूद वर्ब जो है वो हमेशा कैसी यूज होती है? सिंगुलर। ये है वो फ्रेजेज। कुछ दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, और भी है ऐसे ही फ्रेजेज जिनमें एंड होता है लेकिन वर्ब कैसी यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। स्लो एंड स्टडी द रेस, ये दो वर्ब्स हैं जिनमें से हमें एक प्रॉपर वर्ब जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही हो वो चूज करनी है, और ब्लैंक स्पेस जो है उसमें फिल भी करनी है। तो बताइए कौन सी आएगी? स्लो एंड स्टडी, धीमा लेकिन लगातार, कंटिन्यूअस। क्या जीतता है? देश जीतता है हमेशा। पुराने जो ऐसे आप उनको कहावत कह लीजिए, आप उनको अच्छी बातें कह लीजिए, कुछ गुड वाइब्स कह लीजिए, जो भी हैं वो आप उनको अनइम्पोर्टेंट करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो पुराने जमाने में ठीक थी, अब ठीक नहीं है, या अब उनका कोई यूज नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो एंशियंट टाइम में प्रॉपर थी, अब इम्प्रॉपर है, अब वो उनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन सभी के साथ में ऐसा नहीं है। ये जो सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं ये उतना ही यूजफुल पहले जितना था उतना ही आज है। जैसे आप स्टडी करते हैं तो स्टडी के अंदर यदि आप एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें एक साथ लर्न नहीं हो रही हैं, आपका माइंड भी उतना कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और फिर उसको कंटिन्यूअसली पढ़िए। बीच में ब्रेक देना मतलब जितने दिन आपने पहले कंटिन्यूअसली हार्डवर्क किया है उसको स्पॉइल करना हो जाता है। तो भले ही आप कम पढ़ें,
थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे चलाए रखें, रोके नहीं, बीच के अंदर कोई ब्रेक नहीं दें। क्योंकि यदि आप ब्रेक देंगे तो फिर आपने जो पहले परिश्रम किया है, जो मेहनत की है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, उसका कोई मतलब, फिर आपको एक बार फिर से एक नई स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, बुक का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, या जैसे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके पीछे की वजह जो है वो यही है कि उनका वर्ड पावर कमजोर है। और वर्ड पावर क्यों कमजोर है? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके भी न्यू वर्ड्स को सीखते नहीं। मान लीजिए किसी क्लास की बुक के अंदर, कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई भी क्लास हो, उसकी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 1000 वर्ड्स है, 1000 वर्ड्स है। टाइम उनके पास में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स होता है, मतलब एक सेशन जो है स्कूल का वो 10 मंथ तक चलता है। अब इसको 10 से अपन डिवाइड करें, 10 मंथ्स, फिर उनको मल्टीप्लाई करें पहले 30 डेज से, एवरेज 30 डेज, 300 डेज, 300 डेज पर डे कितने वर्ड्स याद करने? ऑलमोस्ट 300 समथिंग। अब वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पर डे 3 या 4 या 5 वर्ड्स भी लर्न नहीं हो। तो आप मेजर कर सकते हैं, आप स्पेकुलेट भी कर सकते हैं, आप अज्यूम भी कर सकते हैं, आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि कितनी जल्दी आप किसी टेक्स्ट बुक को क्लियर कर सकते हैं केवल कंटिन्यूअस स्टडी करके। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो पुराने जमाने में था तब भी उतना इंपॉर्टेंट था जितना आज है, मॉडर्न एरा में है। सेकंड जो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा विंस, क्योंकि इसके आगे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब जो है वो सिंगुलर है और हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। सेकंड सेंटेंस इज टाइम एंड टाइड फॉर नन वेट, और वेट्स में से एक लगाना है। इसमें एस लगा हुआ मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो आंसर तो यही होना है। लेकिन इसमें भी ये है कि समय और टाइड जो है, ज्वार भाटा जो है, वो किसी का इंतजार नहीं करता है। वो जब जैसा चलना होता है, जैसा चल रहा होता है, वो वैसे ही चल रहा होता है। किसी के लिए समय टाइम रुकता नहीं है, वो अपनी जो डेफिनेट स्पीड है उसी से लगातार चलता रहता है। हम भले ही रुक जाएं, बाकी और कोई जो वर्क है वो रुक जाए, समय चलता ही रहता है। इसको बंद किया जा सकता है, जो हमारी वॉच है उसको हम बंद कर सकते हैं, लेकिन समय को बंद नहीं किया जा सकता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा वेट्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमें लिखनी है। तो ये चीजें जो है वो उतनी ही आज भी यूजफुल है जितनी एंशियंट टाइम में थी, तो ध्यान रखिएगा इनका भी। और ये जो कह रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करिएगा। रूल नंबर 21 ये कह रहा है कि कुछ प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उनके पहले, बिफोर सम प्लूरल नाउन्स, यदि ऐसा कोई वर्ड है जो किसी डेफिनेट नंबर को इंडिकेट कर रहा है, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। नाउन तो प्लूरल है लेकिन उसके पहले जो वर्ड है वो एक डेफिनेट नंबर को इंडिकेट कर रहा है, निश्चित संख्या का बोध करा रहा, मात्रा का बोध करा रहा, एक निश्चित दूरी या डिस्टेंस का बोध करा रहा, तो फिर जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी, एक वचन होगी। जैसे कि एग्जांपल 10 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर्स ये प्लूरल नाउन है। किलोमीटर क्या है? किलोमीटर भी नहीं है, किलोमीटर्स है तो प्लूरल है। लेकिन ये जो वर्ड है इसके पहले जो यूज किया गया है 10, वो एक डेफिनेट डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, निश्चित दूरी को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब ये जो है वो यूनिट हो गई है। पहले ये प्लूरल नाउन था, लेकिन जैसे ये वर्ड यहाँ पे अपन ने यूज किया तो ये क्या हो गया? एक डेफिनेट यूनिट बन गया, 10 किलोमीटर। अब ये सिंगल यूनिट है, और सिंगल जो सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर। तो इनमें से इज और आर में से कौन सी यूज होगी? वर्ब इज। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रन। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी होती है दौड़ने के लिए, दौड़ना आसान नहीं है 10 किलोमीटर। यदि आपको आसान लगता है तो दौड़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा आसान है या नहीं। तो ये थे आज के हमारे रूल नंबर 19, 20 एंड 21। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको परमानेंट पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए। इंटरेस्ट जरूरी। 2.5 आवर्स, ओकेजनली 3 आवर्स एंड ओकेजनली मोर देन 3 आवर्स जो मूवी होती है उसको हम देखते हैं। देखते देखते उसकी हर इंसिडेंट, हर सीन, हर सॉन्ग, वो हमें कब सॉन्ग आया है, कब फाइटिंग हुई है, कौन सा एक्शन हुआ है, वो सब हमें याद हो जाता है केवल देखते देखते। क्यों? क्योंकि हम पूरा कंसंट्रेशन उस मूवी के जो एवरी एक्टिविटी है जो उसमें हो रही है स्क्रीन पे, उस पे ही हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है। इसलिए हर चीज हमें देखते देखते उसी समय याद भी हो जाती है, और चाहे कितने समय बाद में भी हमें उसको डिस्क्राइब करना हो हम आसानी से कर भी देते हैं। लेकिन इन चीजों को हम कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहता है? जो पहले दिन था वही रिजल्ट रहता है।
तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पर हमारा वो उतना फोकस, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उस मूवी में जितना इंटरेस्ट या हमने फोकस किया था उसका हाफ भी इधर लगाएंगे तो चुटकियों में याद हो जाएगा सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब चलते हैं हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेस है रामनिवास गार्डन या रामनिवास बाग, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके आपको ले चलते हैं रामनिवास गार्डन, रामनिवास बाग, जो कि जयपुर में सिचुएटेड है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अदर इसका नेम जो है वो आप पिंक सिटी भी सुना ही होगा आपने, गुलाबी नगरी। रामनिवास बाग जो है वो जयपुर में सिचुएटेड है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है और कैपिटल है राजस्थान स्टेट की। इसको बनाया गया था, रामनिवास बाग जो था इसको बसाया गया था महाराजा राम सिंह के द्वारा, और जो ईयर था वो था 1868। 1868 में इसको महाराजा राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये लगभग 33 एकर्स में स्प्रेडेड है, फैला हुआ है, और इसको यदि आप मीटर्स में काउंट करना चाहें तो 1,30,000 मीटर स्क्वायर ये फैला हुआ है। बहुत लंबी चौड़ी जगह है। वैसे बेसिकली ये 70 एकर्स में फैला हुआ था पहले, फिर इसको रिड्यूस करके छोटा कर दिया गया है, अब केवल 33 एकर्स में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। आपको घूमने में आनंद आ जाएगा। आइए आप एक बार रामनिवास बाग में। अब रामनिवास बाग जो है, जो उसकी स्ट्रक्चर इतनी बड़ी है तो उसके अंदर अदर स्पोर्ट्स भी हैं, और उन स्पोर्ट्स में से या जो मुख्य जो इसके अट्रैक्शन है रामनिवास गार्डन में जो आप देखने लायक पाएंगे, उनमें से एक है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। कौन है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। और इसका नाम जो था वो रखा गया था सर एडवर्ड सेवंथ, उनके नाम पे रखा गया था, जो कि उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे। और वो जब घूमने आए यहाँ पे, जयपुर विजिट करने आए, तो उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, नींव का पत्थर बनाना जो स्टार्ट हुआ था वो उन्होंने ही वहाँ पे रखा था, और उसी समय ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो इसका नाम उन्हीं के नाम पे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम रखा गया, और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सेंट्रल म्यूजियम। अब इसका नाम क्या है? सेंट्रल म्यूजियम है। पहले अल्बर्ट हॉल म्यूजियम था। रामनिवास बाग के मेन अट्रैक्शंस में से है एक। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको उस एरा की, मतलब एंशिएंट एरा की या एंशिएंट एज की बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी देखी नहीं होंगी, वो यहाँ पे बहुत बिल्कुल सुरक्षित सेफ रखी गई हैं। आपको अमेज कर देंगी वो चीजें, ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पे रखी गई हैं। पुराने यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वेपन्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे स्टोर करके रखी हुई हैं। जब भी आप यहाँ जाएं विजिट करने के लिए तो यहाँ इसमें जरूर जाके आए, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में, जिसका अब नाम है सेंट्रल म्यूजियम। क्या है? सेंट्रल म्यूजियम। हमने बाग या गार्डन के अंदर जो अदर स्पोर्ट्स हैं जो आप वहाँ पे घूम सकते हैं, जिनका आप टूर कर सकते हैं, वो इसी के अंदर ही हैं सारे, बाहर नहीं जाना है आपको। एक तो बर्ड पार्क है, पक्षी उद्यान है, जहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज के अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज के भी हैं, जो मतलब विलुप्त होने वाली हैं, गायब होने वाली हैं धरती से, वैसे पक्षी भी इस बर्ड पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप बर्ड लवर हैं तो फिर आपके लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है विजिट करने का, तो जरूर जाइएगा। जू है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो चिड़ियाघर भी है उसी के अंदर, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, और करना ही है डेफिनेटली। रविंद्र रंगमंच, यदि आप आर्ट लवर हैं, कला प्रेमी हैं, आर्ट से आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है विजिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन बहुत पुराना रविंद्र रंगमंच है, जहाँ पे हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल जो प्लेज हैं या जो प्रेजेंटेशंस हैं वो वहाँ पे प्रस्तुत की जाती हैं। पुराने ज़माने की कथाओं की जो प्रस्तुति है वो यहाँ पे दी जाती है। एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, ऐसे सीधे नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स के एग्जीबिशंस आपको देखने मिलेंगे। आर्ट जो चीज़ें हैं, जो आर्टिस्टिक हैं, वो आपको वहाँ पे देखने मिलेंगी। एक एग्जीबिशन ग्राउंड है वहाँ पे, जहाँ पे आप अपना एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं, और जो लगे हुए हैं एग्जीबिशन या प्रदर्शनी उनको वॉच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जिम्नेजियम भी है, वो भी आपका एक मेन टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक ही जगह भी मिलेंगी आपको, अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, उसी कंपाउंड में या उसी कॉम्प्लेक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी हैं और कैफेज भी हैं, जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पीकर अपनी जो थकान हुई है घूमने के कारण से उसको मिटा सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं बैठ के कॉफ़ी पीते पीते। इसका डिज़ाइन बनाया गया था सर स्विंटन जेकब के द्वारा। सर स्विंटन जेकब के द्वारा ये रामनिवास बाग का जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका डिज़ाइन बनाया गया था। तो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? गर्मियों के अंदर ये खुलता है सुबह 8:30 बजे, क्लोज हो जाता है शाम को 5:30 बजे, 5:30
ओपनिंग टाइम इज 8:30 एंड क्लोजिंग टाइम इज 5:30 इन द इवनिंग। विंटर्स में ओपन होता है 9 AM एंड क्लोज्ड 5 PM, 5 बजे बंद हो जाता है। तो थोड़ा टाइमिंग सेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ट्यूसडे को मत जाइएगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि वो बंद मिलेगा। तो फिर आप जाएंगे वहाँ पे, वापस आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो पूरे वीक में वैसे ये खुला ही रहता है, लेकिन ट्यूसडे को क्लोज रहता है, तो इस दिन नहीं जाएं, बाकी टाइम में आप जा सकते हैं। फी कितनी देनी होगी आपको? फॉरेनर्स जो हैं, जो दूसरे देश से आए हैं, उनको 100 रुपीज, और जो इंडियंस हैं उनको केवल 5 + 5 10 रुपीज। तो यदि आप इंडिया से ही हैं तो 10 रुपये में घूम सकते हैं, और यदि बाहर से हैं, फॉरेनर्स हैं, तो फिर 100 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे इसका विजिट करने के लिए। और आप इसका भी आनंद उठा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग का या घुड़सवारी का। यदि आपको आपकी हॉबी है हॉर्स राइडिंग, तो वो हॉबी आपकी यहाँ पे बिल्कुल फुलफिल होगी, और आपको घूमने का और हॉर्स राइडिंग दोनों का मजा या दोनों का आनंद एक साथ एक ही जगह पे ले पाएंगे। तो बहुत अच्छी जगह है विजिट करने के लिए। बेस्ट टाइमिंग जो है, बेस्ट जो टाइम होगा विजिट करने का या घूमने का, वो होगा अक्टूबर से फेब तक। मानसून सेशन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में आइए और पूरे विंटर घूमते रहेंगे। ये बेस्ट टाइमिंग है राजस्थान को विजिट करने का। यदि आप गलती से मई जून में आ गए, दोबारा राजस्थान आने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इतना हॉट हो जाता है ना। अभी तो नहीं है, इस बार बारिश आ रही है, जा रही है, तो कूल है, चिल है बिल्कुल अभी तो, लेकिन फिर भी अब कल से मई स्टार्ट होगा तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इतना हॉट वेदर होता है ना कि पूछे मत। तो घूमने आने, राजस्थान आने के लिए अक्टूबर टू फेब, उसके बाद से सिर्फ पसीना पसीना पसीना, स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल के साथ में, और साथ ही साथ एक नई जगह, न्यू प्लेस के साथ में जहाँ में हमें घूमना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।